सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डेंगू फीवर। तो किसी को पता है कि डेंगू है क्या, और इसके अंदर हमने जो क्या नाम है उसका, साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, कैसे ट्रांसमिट होता है, और जो डेथ हो रही है, पेशेंट्स की डेथ हो रही है, हम देख रहे हैं कि ये एंडेमिक है हमारे एरिया में। पहले प्रेजेंट था, अब एकदम से इसके ज्यादा सारे केसेस आना शुरू हो गए हैं। ऊपर से कोविड का पेंडेमिक भी चल रहा है। तो आजकल के जो एचओज हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है इन सारे क्राइसिस को डील करना, डॉक्टर्स को। एक जनरल सी हम लोग बात देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। जो सीबीसी के लिहाज से लीना आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं। मुझे बस ये बताएं, अभी जैसे अब्रा बता रही हैं कि ये मॉस्किटो बाइट से होता है, ठीक है? कौन से मॉस्किटो होता है ये? डेथ्स हो रही हैं, अलीना बता रही है कि हेमरेजिक शॉक से हो रही हैं डेथ्स। बिल्कुल एडीज एजिप्टिस होता है ये जो मॉस्किटो होता है, ऐसे ही है ना? और इसमें होता क्या है अब कि ये जो मॉस्किटो है इसने बाइट करना है, और जो सारा जो है इसके मैकेनिज्म में हमने देखना है कि फ्लेवी वायरस जो होंगे ना, ये यहाँ पे लिखे हुए फ्लेवी वायरस, ये जाएंगे बॉडी के अंदर। और इन्होंने जाके क्या क्या करना होता है, क्या पैथोजेनेसिस है इसकी, क्यों होता है इसके अंदर, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है, हेमाटोक्रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, कैसे ये प्रोसीड कर जाता है आगे, डेथ्स कैसे हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हम करवाएंगे, और मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने देखनी है। और आजकल के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाए, इन्फेक्शियस में से यही आ जाए, क्योंकि कोविड का सिनेरियो भी जो लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसमें फाइनल ईयर का कोविड का सिनेरियो आया हुआ था, आई गेस आया हुआ था। और अभी क्योंकि ये डेंगू के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका यही आ जाए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई ग्रेड फीवर होगा, गुड, और साथ में पेशेंट को बॉडी एक्स होंगे, नोजिया और वॉमिटिंग होगा, ठीक है? लेकिन इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करवाना है मलेरिया से, टाइफाइड से, और कोविड से स्पेशली? क्या इसके ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ इसके अंदर आ रहे हैं, बाकियों के अंदर नहीं आ रहे, हमने वो देखने हैं, ठीक है? अच्छा, मेरा पीडीएफ एनोटेटर नहीं चल रहा, तो आप लोग जो ये मैं एरो है ना, इसी को फॉलो करते जाएं। जो सॉरी, पीडीएफ एनोटेटर के साथ कोई एंड टाइम पे मसला हो गया। अभी मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें तो चल रहा था, जो मैंने ईएनटी का लिया है 7 बजे, लेकिन अब पता नहीं से क्या हुआ है। खैर, अब ये है कि देखें, एक तो इसके अंदर क्या है कि फ्लेवी वायरस ने ट्रांसमिट होना है, और ये हम लोग कहते हैं ना कि पानी नहीं जमा होने देना हमारे एरियाज में, क्योंकि जितने भी वाटर बेस्ड एयर कूलर्स हैं, टायर डम्प्स हैं, जो ऐसा इन्वायरमेंट है ना जहाँ पे पानी खड़ा रहे ज्यादा देर तक एक ही जगह, वहां पे ये ज्यादा ग्रोथ इनकी हो जाती है वायरसेस की। तो हॉस्टल्स के एरियाज में खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे काफी हम लोग देखते हैं कि इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। घरों में हम लोग फिर भी रख लेते हैं। तो आप लोग अब सब लोग इस चीज के लिए जो है ना एक ससेप्टेबल हो इस वक्त, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, जो है ना ये हम लोग, अच्छा होता क्या है कि डिफरेंट टाइप्स होती है ना इसकी, वायरस की भी डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं। जैसे हम लोग कोविड की भी पढ़ रहे हैं कि कोविड की भी डिफरेंट सीरोटाइप्स है, इसकी भी डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब होता है क्या इसको कि अगर कोई पेशेंट है ना, उसको पहले एक किस्म की वायरस सीरोटाइप समझे 1 ने इफेक्ट किया था, और वो उससे रिकवर हो गया है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, हो गया, कोई इसको इतना खास मसला नहीं है। लेकिन जब उसको दोबारा इन्फेक्शन हो गया किसी और सीरोटाइप से, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है ना वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? पहले तो वो टाइप 1 से रिकवर कर गया था, अब उसको टाइप 2 से इन्फेक्शन हुआ है। ये जो टाइप 2 का इन्फेक्शन हो गया ना उसको, इसने उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम उसका जो है, और ये जो हेमरेजिक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, और दूसरा कौन सा, हेमरेजिक फीवर है, ठीक है? ये करवा देना है उन इंडिविजुअल्स के अंदर जिनको पहले आ, अभी क्लियर होगी आवाज? मेरा इंटरनेट का थोड़ा मसला हुआ था, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। चले, अब क्लियर रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप देखें कि एक किस्म के वायरस से मसला हुआ एक पेशेंट को,
और वो उससे रिकवर कर गया, फिर उसको किसी अगर सेकंड टाइप का हो गया तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं कॉम्प्लिकेशंस के। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये उन इंडिविजुअल्स के अंदर ज्यादा होंगी, ठीक है, जो री इन्फेक्ट हो गए विद अनदर टाइप। ये अगर आपने डायग्राम याद कर ली तो समझे आपको डेंगू का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या होता है कि ये एडिस इजिप्टाई आना है, ठीक है, 3 से 14 दिन तक इसने रहना है हमारी बॉडी के अंदर, रेप्लिकेट करना है, अंदर असेंबली करेगा, फिर वायरसेस रिलीज होंगे बॉडी के अंदर, उसे क्या कह देंगे हम, वेरीमिया, जैसे बैक्टीरिया होता है। अर्ली सिम्टम्स में तो फीवर आएगा और रैश आएगा। रैश ना तो हमने इसमें पढ़ा है मलेरिया में ना कोविड में होता है, ये रैश हमने देखना है कि जनरलाइज बॉडी रैशेस हो सकते हैं, नोजिया होगा, जॉइंट्स और मस्कुलोस्केलेटल पेन्स होंगी। कैसा पेन होगा इसके अंदर, कोई बता सकता है? इनफैक्ट कोविड के अंदर भी ऐसा ही पेन हो रहा था, पिछले दिनों हम कह रहे थे। इसको कहते हैं ब्रेक बोन या बोन ब्रेकिंग फीवर के, ऐसे लगता है हड्डियां टूट रही हैं, इतना सीवियर पेन होगा इसके अंदर। और मुझे 2 दिन से हो रहा है, मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूँ, ठीक है, हड्डियों के अंदर बहुत दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर इसको कहते हैं, और हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। 5 से 7 दिन तक तो फीवर नहीं रहना है। अगर उसको अनट्रीट रखेंगे ना तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं और जो लिम्फ नोड्स हैं उनका डैमेज होगा, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर के थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है स्टूडेंट्स। वो जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है ना, उसने एक तो हेमरेजेस करवाने बॉडी के अंदर। हम लोगों के पास जो डेंगू काउंटर्स हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके अंदर वो सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं सीबीसी, ठीक है। जैसे रात को भी हम लोग गए हैं, हमें सिम्टम्स आ रहे थे, डेंगू काउंटर पे गए, उन्होंने हमारा ब्लड टेस्ट करवाया है और उसके बाद उन्होंने हमें इंजेक्शन पेन किलर्स लगाए हैं बस, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो है क्या नाम है उसको, सीबीसी करवा ली। अब सीबीसी के ऊपर अगर हमें पेशेंट को क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके जो प्लेटलेट्स है ना वो कम हो जाते हैं। अब उन प्लेटलेट्स कम होने की वजह से क्या होता है, हेमरेजेस होंगे, पटिकियाएं होंगे, ठीक है। और क्या होगा, एक हम आगे क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर का क्राइटेरिया क्या है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, अगर वो रहे तो फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। हेमरेजिक फीवर पहले होगा फिर शॉक सिंड्रोम होगा। अगर उसको हाइपोटेंशन हो गया है, टैकीकार्डिया हो गया है और साथ में उसकी पल्सेस वीक हो गई हैं तो हम उसको कहेंगे कि पेशेंट शॉक में चला गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। देखिए अर्ली साइन सिम्टम्स तो ये है, हेडेक, आई पेन है, जॉइंट पेन, वोमिटिंग और जनरलाइज सारे मसले मसाइल जो होते हैं, ठीक है ना। अब हेमरेजिक फीवर क्या होता है, वो ये होता है, ये WHO का एक क्राइटेरिया है कि फीवर और साथ में हेमरेजेस हो जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए। कितने कम हो गए, नॉर्मली कितने होते हैं, 150 लाख टू 350 तक होते हैं ना, या 450 तक होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो गए, 1 लाख से कम हो गए हैं। बच्चों कितने प्लेटलेट्स कम होंगे तो बंदे की जो है ना वो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ही विल मेड डाई। ट्वेंटी 20,000 से जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना, ये आपने याद रखना है, 20, ठीक है। 20 से कम होगा ना तो उसकी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, नाक से खून, मुंह से खून, हर सारे बॉडी ऑरिफिस से खून, पूरी ब्लड ब्लड हो जाएगा वो बंदा। 20,000 से जब कम हो जाएंगे पर मिलीमीटर क्यूब, जैसे यहाँ पे 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और 60 तक भी हो ना तो पेशेंट को हम लोग इवन के सर्जरी भी उसकी कर देते हैं, लेकिन 60 से कम हो जाए ना फिर सर्जरी करना भी मुश्किल है, क्योंकि सर्जरी जाहिर हमें इंसिजन्स देनी होती है तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट की। तो यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, हम किसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह रहे हैं कि 1 लाख से काउंट कम हो गया है। अच्छा बच्चों, हेमाटोक्रिट रेज्ड होता है, हम ना पेशेंट को जब हमने देखना होता है ना कि वो रिकवरी की तरफ जा रहा है या किधर जा रहा है, तो हम उसको हेमाटोक्रिट से इवेलुएट करते हैं, ठीक है ना। अब ये हेमाटोक्रिट रेज क्यों हो रहा है, और हेमाटोक्रिट नॉर्मल कितना होता है, 43% होता है, ऐसे ही है। 40 नॉर्मल इसकी रेंज होती है, समझ लें 43 to 45 तक, ऐसे इसकी रेंज होती है, ठीक है। इसके अंदर हेमाटोक्रिट रेज क्यों हुआ है बच्चों? यस, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी होती है ना डेंगू के अंदर, वेसल्स की जो परमेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, सारा फ्लूइड लीक हो जाएगा अंदर से, सारा ब्लड निकल के जो फ्लूइड है ना
वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जिसकी वजह से अंदर हीमो कंसंट्रेशन होगी और हेमाटोक्रिट हो जाएगा रेज्ड। ठीक है, अब जिस बंदे के अंदर ये 4 फीचर्स आ जाए ना, उसको फिर हम सिंपल डेंगू नहीं कहेंगे, उसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहेंगे। ठीक है, और जब उसके अंदर उसकी पल्सेस वीक हो जाएं, उसको टैकीकार्डिया हो जाए, उसको हाइपोटेंशन हो जाए, ठीक है, उसका जो बाइल फ्लूइड निकला था लंग्स में अगर एक्युमुलेट हो जाए, तो उसने ARDS करवा देना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सारे किस चीज को कर रहे हैं, इधर पेशेंट को क्या हो गया, हाँ जी, साइटिस BC वजह से होती हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे, एसाइटिस हो सकती हैं, प्लूरल एफिशिएंस हो सकती हैं। ठीक है, ये शॉक की कंडीशन आ जाएगी जब ये सब कुछ होगा, इसको कहेंगे हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, डेंगू शॉक सिंड्रोम। और पहले हमने पढ़ा हेमरेजिक फीवर, उससे आगे शॉक सिंड्रोम होगा। ये देखें, ये आपकी बुक का टेबल, इंक्यूबेशन पीरियड है, फिर आंसर, ये सारे देखें, ब्रेक बोन फीवर, हड्डियां तोड़ने वाला, इस तरह सीवियर किस्म की इसको पेन्स हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद रैश आएगा, एक मैक्यूलोपेपुलर रैश होगा। ठीक है, ट्रंक के ऊपर आएगा और वो सेंट्रीफ्यूगली, ये सारा, ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ज़हन में होना चाहिए कि रैश होता है। अच्छा, इसकी फेजेस क्या होती हैं, एक इनिशियल फेज होती है, फिर उसकी एक क्रिटिकल फेज आती है। जो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है ना बच्चों, ये होती हैं 5 to 7 डेज के बाद डेवलप, जब एक कौन सी फेज आ जाती है, क्रिटिकल फेज। अगर तो वो बंदा क्रिटिकल फेज अच्छे से गुजार जाए तो वो उसकी रिकवरी हो जाती है। जो बंदा क्रिटिकल फेज के अंदर फंस गया ना, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो क्रिटिकल फेज आ गया, जिसके अंदर उसको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, हेमरेजिक फीवर हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा उसको ICU तक बंदे को लेके जा सकता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस में आपके ना यूक्यूज में उसने बार बार पूछी हुई है कि 2 कॉम्प्लिकेशंस बताएं, वो तो आपको रट गई होंगी कि एक हेमरेजिक फीवर है, दूसरा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है। अच्छा, अब इसके अंदर होता है क्या बच्चों, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, एक तो वैस्कुलर परमेबिलिटी हमने देखा ज्यादा होगी, दूसरा हमने कहा कि प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो गई है और हेमाटोक्रिट ज्यादा हो गया है। और क्या होता है इसके अंदर, अब प्लेटलेट्स कम होंगे तो क्या होगा, कोएगुलोपैथी होगी ना, तो DIC हो सकता है पेशेंट को, DIC से सीवियर ब्लीडिंग होगी और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये सारा बुक में वही लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये ना एक लिखा हुआ है कि अगर माइल्ड फॉर्म है कि पेशेंट अभी आया आपके पास, उसको अभी वो नॉब ठीक है, उसको कोई मतलब इतना ज्यादा मसला नहीं है, उसको अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम उसको कफ लगाएं, BP कफ लगाएं, उसको हम इन्फ्लेट करें, सिस्टोलिक प्रेशर से ज्यादा उसको लेके जाए ना, और अगर उसके हम पटिकी आ जाए आर्म के ऊपर, जैसे हम ब्लड प्रेशर कफ को इन्फ्लेट करना शुरू करें, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जाके हम रोकें, 5 मिनट तक हम उसको इन्फ्लेट रखें और पटिकी बनने लगे, तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट। ये आपके MCQ में, या आप इससे वाइवा में पूछ सकते हैं कि हम कौन सा टेस्ट करते हैं इसके अंदर, पेशेंट के ऊपर टॉर्निकेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक नॉन स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है, इससे पता लगता है कि अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी हुई है ना, तो पेटिकियाई बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमने सारा देख लिया, कैपिलरी लीक हो जाएंगी, हेमाटोक्रिट रेज हो जाएगा, हाइपोटेंशन, प्लूरल एफिशिएंसी, एसाइटिस, ये सारा कुछ हो जाएगा, सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक का ही है कि सीवियर डेंगू में क्या क्या होगा। हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। अब हेमरेजेस सिर्फ ये वाले नहीं होने हेमरेजेस, ये उसको छोटे मोटे हेमरेजेस ही हो रहे हैं, बड़े हेमरेजेस भी हो सकते हैं, GIT के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और बाकी छोटे ये माइनर पेटिकिया या केमोसिस और एपिस्टेक्सिस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है ना कितनी उसको कोगुलोपैथी हो गया, किस स्टेज पे चला गया पेशेंट। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, लीवर के अंदर भी इम्पेयर, CNS भी, कार्डियोमायोपैथी भी और रीनल इम्पेयरमेंट भी, सारे ऑर्गन्स को इसने इन्वॉल्व कर लेना है। अब डायग्नोसिस कैसे करना है, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, क्या क्या करते हैं, एक वो हमें कहता है अपना CBC करवाओ, दूसरा हमने इसकी क्या करवानी होती है, एंटीबॉडीज। सारा मसला मसाइल इन एंटीबॉडीज नहीं बनाया होता है, क्योंकि एक वायरस आके इन्फेक्ट कर गया था, उसकी एंटीबॉडीज बन गई थी, दूसरे वायरस ने आया तो उसकी एंटीबॉडीज नहीं थी, वो पहले वाली एंटीबॉडी ने क्रॉस स्ट्राइक कर दिया नए वायरस के साथ और सारे मसले शुरू हो गए। ठीक है, तो हमने IgM करवानी है और IgG करवानी है। ठीक है, यूसुफ ने ठीक बताया है, हम NS1 करवाते हैं। ठीक है, NS1 वायरल एंटीजन होता है, वो करवाते हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर आप 3 पॉइंट्स याद रख लें, IgM IgG करवा रहे हैं, उसके अलावा हमने वायरस को आइसोलेट करवा सकते हैं PCR के साथ, एलाइजा कर सकते हैं टू डिटेक्ट। NS1 वायरस का एंटीजन होता है, ये हमें मिल जाएगा एलाइजा किट के ऊपर।
तो यही 3 मेथड है इसको डायग्नोज करने के, एंटीबॉडीज, पीसीआर और एलाइजा। उसके बाद मैनेजमेंट है। यहाँ पे बुक में कोई खास नहीं लिखी हुई, आपकी यूकेस वाली बुक में यकीनन लिखी होगी। अगर मैं आपको वैसे वर्बली भी बता देती हूँ तो आप लोग नोट करते जाओ, क्योंकि मेरे पास तो एनोटेटर नहीं चल रहा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमने ना इसके अंदर एस्पिरिन नहीं देनी। एस्पिरिन हमें पता है कि उसकी हाई डोज हो तो वो क्या करवाती है, एंटीप्लेटलेट का काम करती है ना। तो इसमें पहले से ही प्लेटलेट्स कम हुए हैं, और अगर हम पेशेंट को एस्पिरिन दे देंगे मजीद प्लेटलेट्स उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एस्पिरिन नहीं देनी। फीवर के लिए, हम पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट को, स्पॉन्जिंग करवा सकते हैं। नॉन एस्पिरिन जितने भी एंटीपायरेटिक्स है ना, हमने वो देने हैं। पेन के लिए भी एस्पिरिन नहीं देनी इस पेशेंट को। ठीक है, दूसरा हमने इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, तो उसके फ्लूइड्स जो हैं वो सारे रिप्लेस करवाने हैं। और स्टीराइड्स उसने लिखा है, कोई इतना उनका खास रोल नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना हमने, अब जब भी पेशेंट आएगा ना, हम हमारे पास जब आता है ना पेशेंट, हम ना उसका एक पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसके अंदर ना हम पॉइंट्स लिखते हैं, उसके प्लेटलेट्स मॉनिटर करने हैं, वाइटल मॉनिटरिंग करनी होती है। वाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अभी वार्ड्स में जाते भी होंगे, पूरे हाउस जॉब में भी यही होगा कि आप लोग गुस्सा करोगे यार हमसे वाइटल्स ही करवाते रहते हैं, लेकिन these आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल मॉनिटरिंग करनी है आपने, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करना है। अगर तो उसको ये हेमरेजिक फीवर या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो गया तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना है। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स मैं रिपीट करती हूँ। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है हमने, सारे फ्लूइड रिप्लेस करवाने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है अगर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वगैरह वो हेमरेजिक फीवर के केस में। एस्पिरिन नहीं देनी, नॉन एस्पिरिन हम उसको एंटीपायरेटिक्स देने हैं और एनाल्जेसिक्स देने हैं। उसकी हमने वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना है और उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हो गया है डेंगू फीवर हमारा। एनी क्वेश्चन? अब हमने आगे पढ़ना है शिंगल्स। एंड पे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही डेंगू के क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं आपके। क्लियर है आपको? ये कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें फिर हम शिंगल्स पढ़ते हैं। होल ब्लड लगाएंगे क्योंकि हेमाटोक्रिट ज्यादा हो रहा है और फ्लूइड जो है वो सारा एक्स्ट्रावेस्कुलर डिपार्टमेंट में चला गया है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने तो आपको यही कहा है कि परवेज अकबर में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, आप वहीं से करें। इन्फेक्शियस। अच्छा, शिंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हर्पीज जोस्टर वायरस क्या करवाता है, जो वेरिसेला जोस्टर होता है? चिकन पॉक्स करवाता है ना पहले। हाँ जी, चिकन पॉक्स हुआ अगर किसी मरीज को, और 10-15 साल बाद या 20-25 साल बाद वो शिंगल्स के साथ आ सकता है। वो जो वायरस था ना जिसने चिकन पॉक्स करवाया था, वो लेटेंट फॉर्म में अंदर ही जो डोर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं ना, स्पाइनल नर्व का एक वेंट्रल गैंग्लिया होता है, डोर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं, सेंसरी उसका पार्ट होता है और मोटर पार्ट होता है। जो सेंसरी वाला होता है वहाँ डोर्सल रूट गैंग्लियान्स होते हैं। ठीक है, जो सेंसरी नर्व्स के हैं, ये उसके अंदर जाके डोरमेंट स्टेज में छुपा बैठा रहता है सालों साल, और फिर ये 10-15-20-25 साल बाद आएगा और पेशेंट को बहुत सिवियर किस्म का पेन होगा। इसके अंदर वेजिकल्स बनेंगे, और कैसे वेजिकल्स कैसे बनते हैं वो अलग द डर्माटोम। ठीक है, जैसे जैसे नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसी नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग ही सारा कुछ बनता है। अब जिस जिस नर्व को वो इफेक्ट करेंगे, अगर तो उसने ऑप्थेल्मिक नर्व को कर दिया तो क्या होगा, पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर उसने सैक्रल नर्व्स को, नीचे वाले पार्ट्स को कर दिया तो क्या, ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी नर्व्स को इफेक्ट कर रहा है। वैसे वो सबसे ज्यादा थोरेसिक वालों को करता है। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स की बर्निंग डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, अलग डर्माटोम, जो भी डर्माटोम है वो डिस्क्रीट वेजिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, पेशेंट को पेरेस्थीजिया भी हो सकता है, विदाउट रैश भी हो सकता है, कि कभी कभी सिर्फ उसको पेन होगा और वेजिकल्स नहीं बनेंगे। ये लेस चांसेस होते हैं इसके अंदर। अब जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, जैसे HIV वाले हैं, उनके अंदर सीवियर रैश बनेगा, ज्यादा देर के लिए बनेगा और ढेर सारे डर्माटोम्स इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब
ये देखें, ये इस तरह के वेसिकल्स बनते हैं और जो नर्व इन्वॉल्व होती है ना उसी के अलोंग ऐसे पूरे बनेंगे। अगर तो थोरेसिक है तो उसके अलोंग पूरा बन जाएगा, अगर थैल्मिक है तो वहां बन जाएंगे। अब देखें थोरेसिक डर्मेटोम सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली उसने लिखा थैल्मिक डिवीजन जो होती है टर्जनल नर्व की, वो भी फ्रिक्वेंटली इफेक्टेड होती है। और अगर वो इफेक्ट होगी तो पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और ये अर्जेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिकल रिव्यू चाहिए होगा पेशेंट को। दिस इज ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इमरजेंसी। कि अगर किसी को, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में ऑफ्थेल्मोलॉजी में पढ़ा भी होगा, फोर्थ ईयर में आपने ईएनटी में पढ़ा था ना, रैम्से हंट सिंड्रोम, कि वेसिकल्स बने थे एयर पिन्ना के ऊपर, और फिर उसके बाद पेशेंट को फेशियल पाल्सी हो गई थी। क्यों हुई थी फेशियल पाल्सी? क्योंकि उसने जेनिकुलेट गैंग्लिया जो होता है फेशियल नर्व का, ये वाला जेनिकुलेट गैंग्लिया, उसको इन्वॉल्व कर लेना ना, तो पेशेंट ऐसे आएगा जैसे उसको बेल्स पासी हुई हुई है, क्योंकि उसको फेशियल पाल्सी के फीचर्स आएंगे, फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी, उसका टेस्ट लॉस हो जाएगा, बक्सल अल्सरेशन होंगी, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर हमें रैशेस मिलेंगे। उससे हम पता लगता है कि ये रेमसी हंट सिंड्रोम हो गया है, ये हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन है, ये फेशियल पाल्सी नहीं है, बेल्स पाल्सी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या थोरेसिक को अफेक्ट कर सकता है, आई की डिवीजन को कर सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिकल इमरजेंसी होगी, और रेमसेंट सिंड्रोम करवा सकता है। अच्छा, अगर तो ये कर रहा है सैक्रल वाली नर्व्स को, तो ये बाउल ब्लैडर डिसफंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स को भी कर सकता है, एंकेफेलाइटिस करवा सकता है। ठीक है, एक चीज होती है कि उसको हुआ ये मसला, ठीक है, वेसिकल्स बने वो सही हो गए, लेकिन पेन उसको रह गया, और बहुत सिवियर पेन होता है, इतना कि पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और उसको फिर हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी देते हैं, और उसको ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो मतलब कि उसको कम जो है ना मेंटली वो उसको कम इफेक्ट करे ये चीज कि मुझे इतना सीवियर पेन हो रहा है। और ये उसको हम भी ये इसको कहते हैं पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया, ये वाला जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया। ये पेन होता है और ये काफी अर्से तक रहेगा, 1 से 6 माह तक भी रहता है पेशेंट का। ठीक है, और रैश हील हो जाएगा, लेकिन पेन उसके बेचारे का वैसे ही रहेगा। इस पेन को ट्रीट करना जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये है तो वायरल इन्फेक्शन, तो हमने ए साइक्लोविर देनी है जो कि एंटीवायरल है, ऐसे ही है। उसके बाद जो ये है ना पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया, इसको ट्रीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने अग्रेसिव एनाल्जेसिया देना है, बहुत हाई जो पोटेंट एनाल्जेसिक्स है ना वो देने हैं, जिसमें हम एमिट्रिप्टालिन दे रहे हैं और गैबापेंटीन दे रहे हैं। ठीक है, और एक होती है कैपेसिसन क्रीम होती है, वो दे सकते हैं ना, लेकिन स्टीराइड्स का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। यही 3 चीजें हमने देनी होती हैं, एमिट्रिप्टालिन देते हैं, गैबापेंटीन देते हैं, और ये जो है वो कैपेसिसन क्रीम देते हैं। तो ये 3 चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है, आप बाकी कुछ और याद रखो या ना रखो। क्लियर है आपको ये? शिंगल्स का क्या क्या होता है शिंगल्स में, बताएं। एमिट्रिप्टालिन और ये गैबापेंटिन एंटी डिप्रेसेंट्स ही है ना, हम बेसिकली इस पेशेंट को इसीलिए ले रहे हैं, दे रहे हैं। गैबापेंटिन एमिट्रिप्टालिन एंटी डिप्रेसेंट है, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है इतने पेन में रहने की वजह से, उसको साइकोटिक इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो गैबापेंटिन है ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए दे रहे हैं। अच्छा, अब बताएं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो चलें डेंगू के क्वेश्चंस पहले करते हैं। उसने लिखा है कि 24-year-old man presented to the accident and emergency department with a fever for 5 days, which was high grade, headache, severe backache, and retrobulbar pain. 2 days later, he developed macular rash, ठीक है, with effusion of his face and both conjunctiva. तो क्या हुआ ये, कि क्या क्या हुआ? एक तो हमने इसको इसका डायग्नोसिस समझ आ रहा है आपको, ये डेंगू कैसे है? क्या चीजें फेवर कर रही हैं इसको? ये कैपेसिसन क्रीम पेन के लिए दे रहे हैं, हम कोई पूछ रहा था, पेन रिलीव करती है।
खासतौर पे जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, रेट्रोबल्बर पेन है, फीवर और रैशेज हैं, और फीवर कैसा है, उसको हाई ग्रेड है। और स्वियर बैक एक है ना, स्वियर बैक एक जब भी आ जाएगा तो आपने ये याद रखना है, स्वियर बैक एक बोन ब्रेकिंग फीवर इज डेंगू फीवर। अच्छा, नेक्स्ट इज की 20-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद द 4 days हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स, ठीक है, विद persistent vomiting and abdominal pain. On examination, she is febrile with ecchymosis rash all over the body. She had moderate ascites, bilateral effusion. BP is 120/80, hematocrit 45, platelets 20. तो डायग्नोसिस क्या होगा इसका? उसको रैश भी और साथ में एक्कीमोसिस होगी। अब पूरा डायग्नोसिस क्या होगा? बीपी उसका नॉर्मल है 120/80, लेकिन उसको प्लेटलेट्स कम हुए हैं, उसको जो है ना वो एसाइटिस हुई हैं और बायलेटरल उसकी फ्यूजन भी हुई है। दिस इज डेंगू हेमरेजिक फीवर। वेरी गुड, नॉट सिंपल डेंगू। एक और है कि पेशेंट आया विद हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, राइगर्स एंड चिल्स, वियर पेन बिहाइंड द आईज, मार्क्ड मायल्जियाज, place of body pain so severe if bones are broken. He has macular rash all over the body. समझ आ गई इसकी भी? फिर हमने क्या है कि हमने इसके अंदर पैरासिटामोल देनी है लेकिन एस्पिरिन नहीं देनी। चलें अब हम शिंगल्स का देखते हैं। 60-year-old diabetic is being treated for shingles by her family physicians, ठीक है। As the lesions are improving, she starts complaint of severe pain at the site of rash. अब वो पैरासिटामोल ले रही है लेकिन उसका रैश ठीक नहीं हो रहा, और उसको क्या है कि पहले इसके वो पैरासिटामोल ले रही है और पेन ठीक नहीं हो रहा, जो रैशेस थे ना उसको जो शिंगल्स हुए थे वो ठीक होना शुरू हो गए लेकिन पेन नहीं जा रहा। तो दिस इज पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया। वेरी गुड। तो हमने क्या देना है, हमें ट्रिप्टोलिन कैपेसिसिन क्रीम देनी है और जो ये सामने लिखे हुए हैं गैबापेंटीन देना है। बस यही क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट पूछा हुआ, डायग्नोसिस पूछा हुआ। अच्छा, 65-year-old patient taking treatment for Hodgkin's lymphomas. He developed burning pain on the left side of his chest. After a couple of days, a vascular eruption appeared over the left chest, both anteriorly and posteriorly in band-like distribution. Band-like distribution का मतलब है कि जो नर्व थी ना उसी के along ही एक बैंड की फॉर्म में उसको वेसिकल्स बने और पेन हो रहा। तो दिस इज शिंगल्स, ठीक है। डायग्नोसिस हमने पीसीआर से करना है, इसका पीसीआर करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या क्या हैं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था। एक था पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलजिया, फेशियल पाल्सी, रैमसी सिंड्रोम और इंकेफ्लाइटिस, ऑफ्थेल्माइटिस, सॉरी ब्लाइंडनेस ऑफ्थेल्मिक में आपको जब करेगा तो। क्लियर है आपको ये? एक और है उसमें भी यही है कि ग्रुप वेसिकल एंड ब्लिस्टर्स इन अ बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट, history of pain in the same region 3 days prior to the eruption. तो this is shingles again. चलें अब कल हम बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और आई होप आज वीमो का मसला हल हो जाए, आपके पिछले लेक्चर्स आपको मिले। और मैंने तो काफी लोगों को कहा हुआ है लेकिन अब इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आप ग्रुप में पूछ लें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।